नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। 30 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये वही भारत जोड़ो यात्रा है जो शुरू से अभी तक हर दिन लगभग चर्चा में रही है। राहुल गांधी जिस राज्य से गुजरते हैं, विपक्षी नेताओं को वो आमंत्रित करते रहे हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर तमाम जो अन्य पार्टियां हैं विपक्षी, उन सबके अध्यक्षों को आमंत्रित किया है कि जब 30 जनवरी को हमारी यात्रा का समापन श्रीनगर में होने वाला है तो आप सभी आइए और इसका हिस्सा बनिए। क्या भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी एकजुटता मुमकिन कर पाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्या होगा लोग, क्योंकि अभी तक आपने देखा है चाहे वो शरद पवार हो जो कि कई बार क्रिटिकल रहते थे राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने इस यात्रा की प्रशंसा की है। संजय राउत, शिवसेना, अब खैर पार्टी को लेकर लड़ाई चल रही है कि कौन सी पार्टी अब असली शिवसेना है, लेकिन संजय राउत भी राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं पर आमंत्रण को नकार दिया है अखिलेश यादव ने, नीतीश कुमार ने। लेकिन क्या विपक्ष इसी बहाने एकजुट हो पाएगा? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तालियों के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता, जेडीयू के जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। और अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आप सभी का बहुत अभिनंदन, क्योंकि एक बार फिर हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट से युवाओं को यहां पर बुलाया है ताकि वो अपने सवाल नेताओं से सीधे पूछ सके। तो तालियों के साथ अपना भी अभिनंदन कर लीजिए। अब सुनिए जरा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी क्या क्या दावे कर रहे हैं और विपक्षी नेता उन पर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सुनिए। कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। पार्टी के नेता उमड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी है और राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग भी हैं। साथ ही कांग्रेस के दावे भी हैं और बीजेपी के सवाल भी। जो मकसद है यात्रा का, कोई वोट लेने का नहीं है। मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का, सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक होना। धारा 370 पे आप कृपा करके अपना स्टैंड बताएं। जम्मू कश्मीर के लोग तो पूछेंगे कि पूरे देश भर में कॉन्सेंसस है, आप नेशन कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे जो चाइना से मदद मांग रहे हैं धारा 370 को लेके, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं जो कहते हैं कि देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तोड़ने वाली शक्तियों के साथ आप खड़े होकर यहाँ पे एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उपद्रव बनाने की कोशिश करें। श्रीनगर में 30 जनवरी को यात्रा का समापन होगा। उससे पहले 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके लिए राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस से कहा है कि डरो मत। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के समापन को कांग्रेस विपक्ष जोड़ो की तस्वीर देना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष की 21 पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने ना कर दी है। लेकिन शिवसेना राहुल की यात्रा में शामिल होगी। नहीं, हमारी पार्टी उस पदयात्रा में शामिल नहीं है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम, सिद्धांत, नीतियां अलग हैं, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर यानी जम्मू से मैं शामिल होगा 20 तारीख। शरद पवार पहले कह चुके हैं कि राहुल में विपक्ष को एकजुट करने की काबिलियत है, लेकिन दिलचस्प है कि विपक्ष की सिर्फ 21 पार्टियों को ही न्योता दिया गया है। जिन्हें दिया गया उनमें भी सब एक राय नहीं रखते। इंडियन नेशनल लोकदल ने शामिल होने का फैसला किया है तो नीतीश कुमार ने अभी तक तय नहीं किया है। यात्रा के पवित्र उद्देश्यों को लेकर के, राहुल जी के दृढ़ संकल्पों को लेकर के हम पहले ही सराहना कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद 1 महीने से ज्यादा की समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। वो स्वयं निर्णय लेंगे कि यात्रा में वो कैसे शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार आधी अधूरी एकता के पक्षधर नहीं है। राजनीतिक पार्टी जुड़ना चाहती है, क्या परिणाम निकलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीसरा विकल्प जरूर होगा। अगर सभी को बोला है तो जरूर जाएंगे कोई न कोई। भारत जोड़ो का समापन श्रीनगर में होना है, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पहले ही साफ कर चुकी है कि दोनों पार्टियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। डेमोक्रेसी में
अपोजिशन जो होती है वो रूह होती है। और मैं समझता हूँ खड़गे साहब ने बड़ी देर कर दी ये बात कहने के लिए भी। अपोजिशन को यूनाइटेड होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विपक्षी पार्टियों के सुर अलग अलग हैं, लिहाजा कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त है और राहुल गांधी की चुनौतियां बड़ी है। आज तक ब्यूरो। नाक में दम कर दिया है आपके इस भारत जोड़ो यात्रा ने। सुधांशु जी, सुबह से शाम तक आप लोग पीसी करके कुछ ना कुछ खोट रोज निकालते हैं। नाक में दम कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा पहले से ही कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की समाप्त होती हुई हैसियत को पुनर्स्थापित करने के लिए यात्रा थी। क्योंकि अचानक बहुत सारे विपक्षी दल में नेतृत्व करने वाले दावेदार उत्पन्न हो गए थे। ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो, केसीआर तेलंगाना वाले या नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी हो, तो उन सबको एक हैसियत दिखानी थी कि देख भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम तो हैं, आप हैं कहां जनाब। तो सबको आमंत्रित क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ, अब बता रहे, इसीलिए तो जो जो यात्रा अंतिम चरण में आई, अब असली उद्देश्य सामने आ गया। दिल की आरजू जुबां पे आई कि भाई अब तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख लिया, अब आ जाओ मेरे झंडे तले अगर साथ रहना है। और यूं भी समझ लीजिए, राहुल गांधी जी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौरवों का जिक्र किया था ना, तो महाभारत में भी एक युवराज था जिसकी सत्ता को येन केन प्रकारेण स्थापित करना था। और जब वो युद्ध हार गया था, उसके बाद भी उसकी माता गांधारी पूरी तरह लगी हुई थी कि किसी प्रकार से वह साथ में आ जाए। तो आज इस आधुनिक युग के महाभारत में सारी कौरवी सेना को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे अर्जुन यानी मोदी जी को परास्त करने के लिए। तो बात और कुछ नहीं है, केवल विपक्ष में अपना नेतृत्व स्थापित करना है। यह कांग्रेस की तमन्ना थी, वो सामने आ गई। और जहां तक अब भारत छोड़ो यात्रा में मैं एक लाइन और कह दूं, ये मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, शुरू हुई केरल से, तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। तमिलनाडु में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर न टच हो जाए। कर्नाटक पहुंचे तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। तो महाराष्ट्र पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाफ नफरत। फिर आगे बढ़े तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर जी, तो उनका परमानेंट जैसे यात्रा मंदिर आरती कर रहे थे, वो नहीं दिखा आपको? वो आ तो रहे हैं उसी पे। फिर क्या हुआ, एक सहबाला चलता है ना यात्रा में, तो वो था एक 36 साल का छात्र जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े से जुड़ी हुई है। अब देखिए, जाके पूजा करेंगे और फिर कहेंगे पुजारियों का देश नहीं है, क्योंकि बीच में एंटोनी साहब की एडवाइस आ गई कि भाई अल्पसंख्यक वोट तो है, मगर अगर हिंदुओं का वोट पाना है तो चंदन भी लगाना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़ेगा। तो बेचारों को वो भी करना पड़ा। मगर अभी हकीकत यह है कि आपने जो दिखाया, कोई साथ में आने को तो तैयारी नहीं है। यानी इनके साथ वही वाली स्थिति है जो दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए थी कि उर्दू में हबीब कहते हैं दोस्त को और रकीब कहते हैं सरपरस्त को। इनको दोस्त चाहिए थे ताकि विपक्षी नेतृत्व के सरपरस्त बन सकें। तो राहुल गांधी जी की हालत ये हो गई कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। दम है क्या इस बात में? और क्या ममता बनर्जी जिस तरह से मोदी को ललकार रही थी, नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आ रहे थे, ये दिखाना कि हम ही हैं मुख्य विपक्ष, राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ी जो उनका पहला पॉइंट था। और दूसरा, आ क्यों नहीं रहे सारे साथ में? देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद देश में कोएलिशन गवर्नमेंट्स का ही राज रहा है। और जितने पार्टियों के नाम आज बीजेपी ले रही है कोस कोस के वो कांग्रेस के साथ नहीं है, उनके सबके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। सपा हो, बसपा हो, जेडीयू हो, ममता जी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, शिवसेना हो, अकाली हो, लेकिन सब छोड़कर चले गए हैं। इनको 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 2014 के बाद बीजेपी को छोड़कर चले गए। आज इनके साथ शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना का एक धड़ा मान रहे हैं आप? शिवसेना का एक धड़ा स्वाभाविक है, जो चाहे इनका प्रॉक्सी है और चाहे जैसे मर्जी वो बना है। उसके बाद आरएसएस और इनके 2 व्यापारी मित्र, इसके अलावा इनके साथ कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या ये सच नहीं है कि जो 30-30, 35-35, 40-40 साल से पार्टियां इनके साथ थी, वो इनको अहंकारी बताकर कि अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं रही और हम छोड़कर जा रहे हैं, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। क्या ये सच नहीं है? कौन साथ चला? ये तो बड़ी हृदयता की बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति गलत भी रहा है, अगर वो सही रास्ते पर चलना चाहता है। क्या जिन लोगों ने मोदी जी को फेंकू कहा वो इनके विधायक नहीं? जिन लोगों ने मोदी जी को यमराज कहा, क्या वो विधायक नहीं?
इनके एक नेता जो दिल्ली में आजकल बड़ा हिंदू मुस्लिम करते घूमते रहते हैं, उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में क्या क्या शब्द कहे थे, क्या वो आज इनके पोस्टर बॉय नहीं? खैर, आज का वो विषय नहीं। हमने पहले दिन से अंजना जी तमाम लोगों को बुलाया। ये कोई चिट्ठी नई बात नहीं जो सुधांशु भाई ने कहा कि अब असली पिक्चर सामने आ गई है, असली चेहरा। हमने तो पहले दिन से बुलाया कि जो हमारे मुद्दे हैं कि देश के अंदर सामाजिक विविधता जिस तरह से बढ़ाई है, जिस तरह से सामाजिक विद्वेष को भी इन्होंने द्वंद्व को बढ़ाया है, जिस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो सब आए साथ। ये तो पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान, ये चिट्ठी कोई नई तो नहीं। हमने तो सिविल सोसाइटीज को भी कहा कि आप भी साथ आइए, और वो सिविल सोसाइटीज जिन्होंने 2010 से लेकर 13-14 तक हमारी बिल्कुल पूरी तरह से हमारे माथे के अंदर कील ठोकी, वो लोग भी आज साथ चल रहे हैं। बात कर रहे हैं हैसियत बताने की। हैसियत तो उनकी आज भी, जिन लोगों ने हमारी तहे दिल आलोचना की वो यात्रा में आगे चल रहे हैं हमसे। योगेंद्र यादव और तमाम लोग जिन्होंने तमाम के जो मुद्दे थे उस समय पर कांग्रेस ने ही जैसे पूरा सब कुछ गलत काम कर दिया हो, वो ऐसी उनकी अभिव्यक्ति थी, लेकिन आज वो आगे चल रहे हैं। हैसियत तो पूरे देश की बीजेपी ने बता दी कि अगर 2 व्यक्तियों को पावरफुल बना दिया जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के घुटने टिकवाए जा सकते हैं। हैसियत तो बीजेपी ने युवाओं को बता दी है कि हम चाहेंगे आरएसएस की चिट्ठी होगी तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हैसियत तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं की बीजेपी ने बता दी है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आरबीआई हो, जो हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा, जो हमारी पूजा करेगा, वो सफल होगा, बाकी अपने घर चले जाएंगे। तो हैसियत की बात कम से कम बीजेपी ना करे। उन्होंने कहा आधी अधूरी एकता की बात आई कि साहब आधी अधूरी एकता है। हम तो कह रहे हैं कहीं पर भी कोई चीज 100% तो सीधा होगी नहीं। अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि देश के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर विपक्ष एकजुट हो, हमने मुद्दों की बात कही। अभी तक कोई प्रधानमंत्री का कौन होगा कौन नहीं होगा 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी का विद्वेष जो है जिस दिन से यात्रा चली है, क्योंकि एक्सपोज होते जा रहे हैं, तमाम मुद्दे जनता के बीच में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और डायरेक्ट संपर्क के माध्यम से लाखों लोग साथ चल रहे हैं। पहले कहा कि ये उत्तर भारत में आएगी तो यात्रा फेल हो जाएगी। ये उत्तर भारत में आई तो यात्रा नहीं, ये पूरा काफिला बना और काफिला से भी आंदोलन का रूप ले लिया। मुझे लगता है कि बीजेपी के पेट में दर्द होना बिल्कुल वाजिब है और बीजेपी की नींद हराम है। इनकी जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो दिन रात काम कर रही है, लेकिन अब जनता इनकी नहीं सुन रही। ठीक है भाटी साहब, बीजेपी के पेट में दर्द हो, लेकिन आपकी बाहें क्यों नहीं खुली? अखिलेश यादव ये क्यों कहने लगे कि उनकी नीतियां अलग है, वो अलग? अरे भारत जोड़ो यात्रा में बस चलना ही तो था 2 कदम साथ, थोड़ा ना अलायंस के लिए बुला रहे थे राहुल गांधी। आप भी बार बार कहते हैं समाज को तोड़ते हैं, तो जुड़ जाते भारत जोड़ो से। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू की कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो से भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो भारत तोड़ो पार्टी है। भारत तोड़ो के लिए अगर कोई बात करेगा तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई बात करे गोली मारो, अगर कोई बात करे छुरे पहना के रख लो घर में, खुलेआम दिल्ली में देश की राजधानी में एक निर्वाचित सांसद खड़े होकर भाषण देता है किसी वर्ग विशेष के लिए कि इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, जहां ये मिला इनकी पिटाई करो। हो क्या रहा है देश में? ये भारत तोड़ने का षड्यंत्र नहीं है। जब ये इनकी निर्वाचित सांसद गांधी जी के लिए अपशब्द कहती है तो क्या भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मेरे नेता ने भी, श्री अखिलेश यादव जी ने भी और जेडीयू के नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है, अपना सहयोग और समर्थन का वादा किया है। उन्होंने उसको जो है उसको अच्छा बताया है। श्रीनगर जाएंगे, लेकिन यात्रा में कार्यक्रम में शामिल होने का जहां तक सवाल है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और कांग्रेस अलग स्वतंत्र पार्टी है, समाजवादी अलग पार्टी है। ये कोई गठबंधन की यात्रा नहीं है। अभी चुनाव की शुरुआत अब होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे गठबंधन बनेंगे, मुद्दे तय होंगे, एजेंडा तय होगा। मतलब दूर से समर्थन देंगे जी, दूर से समर्थन देंगे, बहुत पास से भी हो सकता है दें। कैसे? बिल्कुल गले मिल के भी दें। आने तो दीजिए समय। इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? नहीं सुनिए, मुद्दे पे आधारित समर्थन देंगे, मुद्दे पे आधारित मुद्दों पे आधारित होगा, बिना मुद्दों के नहीं होगा। वो मुद्दा सबको पहला पता है सवाल क्या हमारा ये होगा, मुद्दों पे मैं सुन नहीं पाया, क्या टिप्पणी कर दी आपने? ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा मुद्दा सबको पता है क्या होगा। मुद्रा पे आधारित आपका होता है, हमारा मुद्दों पे आधारित होगा।
मिश्रा साहब, बिहार वाला आपका जो इश्क है कांग्रेस से, उसमें कितना दम है? देश भर में होगा वो इश्क? आप एक चीज समझिए अंजना जी, जब इस बहस की शुरुआत उन्होंने कहा कि हमें भारत जोड़ो यात्रा से नहीं लेना है, नीतीश कुमार जब विपक्ष जोड़ो की यात्रा के साथ जब पहली बार दिल्ली पधारे तो राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, लेफ्ट पार्टियों से मुलाकात हुई और उन तमाम घटक दलों से बात हुई कि क्यों न विपक्ष की एकता, जब सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मुद्दों के खिलाफ है जिससे देश हाशिए पे पड़ा है या देश में अजीब सी स्थिति बनी पड़ी है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, तो उस यात्रा उस समय उनकी शुरुआत होने वाली थी। तो विपक्ष जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा वो एक दो अलग प्लेटफॉर्म है। जहां तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है और जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, वो विपक्ष की किसी भी एकता के लिए प्रतिबद्ध है, विपक्ष की एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से एक यात्रा निकाली, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। यात्रा कांग्रेस पार्टी का वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का वो राजनीतिक कार्यक्रम है। उस राजनीतिक कार्यक्रम में अगर उन्होंने 21 पार्टियों को अगर बुलाया है तो सम्मान का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस के झंडे तले नहीं हो रहा है, सम्मान का हम स्वागत करते हैं जो उन्होंने 21 पार्टी को निमंत्रण दिया है। लेकिन विपक्ष की किसी भी पार्टी ने उस यात्रा के खिलाफ बात नहीं की है। जो पार्टियां उनके साथ बीआरएस की रैली में नहीं जा रही, उन पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ, उस यात्रा के खिलाफ बात नहीं करी है, क्योंकि उस यात्रा का एक महान मकसद है भारत को जोड़ो। वहां से तुरपाई करो जहां से किसी पार्टी ने इस देश में वैमनस्यता फैलाकर उसको तोड़ने की कोशिश की और सत्ता हासिल करने की कोशिश की। कितने महीने पहले तक साथ थे? कितने महीने पहले तक बहुत दिन साथ थे, मूल्यों पे साथ थे अंजना जी। हमने 4 चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने सांप्रदायिकता पे कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया और उस समय से वो पार्टी खड़ी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 3 मुद्दों को छोड़कर आए थे, 370 छोड़ा था उन्होंने, राम मंदिर छोड़ा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ा था। हमारी शर्तों पर हुआ था गठबंधन, बहुत दिन साथ रहे। हमारी मित्र पार्टी रही है, हटाया सर, तब तो आपने सरकार नहीं गिराई। मित्र पार्टी रही है। एक सेकंड, अनुच्छेद 370 जब हटाया इन्होंने तब तो आपने सरकार नहीं छोड़ी, आप तो बैठे रहे आराम से। जिस समय हम सरकार में शामिल नहीं थे, उसके बाद सरकार में रहे ना, समर्थन जरूर दिया। हम सरकार में कभी शामिल नहीं रहे। नरेंद्र मोदी, बिहार में तो साथ में चलाए ना सरकार, नेतृत्व वाली सरकार में हम शामिल नहीं रहे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हमारे मूल्यों के आधार पर हमारे साथ सरकार चला रही थी। ठीक ये बात सर्वविदित सत्य है। अब निजेश अवस्थी जी, ये सच है कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा, आप देखिए शरद पवार बहुत क्रिटिकल होते थे, उनका कद भारतीय राजनीति में जो है, प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करते हैं, चाहे संजय राउत हो, ये सब अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी छवि में बदलाव है और वो विपक्षी एकजुटता में एक बड़ी बात मानी जाएगी अगर शरद पवार खुलकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे मुझे आप शरद पवार उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने का मुद्दा उठाया था, तब की बात अलग है। लेकिन उसके बाद तो साथ में ही रहे शरद पवार। अभी महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों ने, एनसीपी ने, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार चलाई और जैसी चलाई आप लोगों के सामने है। मुद्दा मैं वहां से शुरू करता हूं जब आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चर्चा के केंद्र में रही। अंजना जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चर्चा किस बात की रही। या तो वो जिनकी चर्चा, जिसके बारे में अभी सुधांशु जी ने बोला कि जॉर्ज पुनैया की वजह से रही, या मेधा पाटेकर की वजह से हुई, या वो कर्नाटक के उसके मंत्री की वजह से रही, ठीक है ना, या ऐसे लोगों की वजह से रही, या राहुल गांधी के बयानों की वजह से रही कि पांडव ने जीएसटी नहीं लगाई थी, पांडव ने क्या नोटबंदी नहीं, पांडवों ने नोटबंदी नहीं की थी, या भारत की जनसंख्या कितने करोड़ रुपए है, इस तरीके के कारण रही है। तो चर्चा का कारण तो ये है जो मीडिया में लोगों देखने में बड़ा मजा भी आता है। ये सारे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं इस यात्रा से। अरे एक्सपोज वो तो अभी क्या होंगे, किसी को लगता है कि कोई नई बात है, किसी को लगा कि पहली बार उन्होंने ऐसा कहा है। ये तो उनकी आदत है। अब लोगों को हंसी भी नहीं आती, अरे हाँ यही कहा होगा, यही कहा होगा, ऐसे ही है, इसलिए कोई हंसी भी नहीं आती अब तो। असली बात यह है कि आप जिस विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, वो विपक्षी एकता वहां पर होती है जब कोई मुख्यमंत्री जो है ना, जब शपथ लेने होता है, तो कर्नाटक में आपने देखा था सारे हाथ मिला के खड़े हो गए। जब चुनाव का वक्त आया, सत्ता का वक्त आया, सब अलग अलग हो गए, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ लिया, हार गई। बसपा के साथ मिलकर लड़ लिया, हार गए। फिर जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ लिया, हार गए। अब किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? ओपी राजभर के साथ भी मिलकर लड़ लिया, हाँ वो भी है, जीत नहीं मिली। ये विपक्षी एकता एक ऐसा फार्मूला है। विपक्षी एकता का मुद्दा क्या है? एकमात्र मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी हटाओ। देश की बात कहीं नहीं है। जेडीयू ने तोड़ा कि हमारी पार्टी तोड़ रहे थे, इसलिए हम बीजेपी से अलग हो रहे हैं, सरकार से अलग हो रहे हैं, या सरकार तोड़ रहे हैं।
देश हित का एक वक्तव्य अगर जेडीयू के साथ जब सरकार बनी थी, जब जेडीयू अलग हुआ, तो एक वक्तव्य दिखा दो, ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये विपक्षी एकता का जो गुब्बारा है ना, ये मीडिया में फूलता है। मैं तीसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट 1980 से सुन रहा हूं मैं। और जहां तक गठबंधन की सरकार का मसला है, गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन एक बात है, 2014 में और 2019 में भारत की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत एक सरकार, एक पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, उसका परिणाम सबके सामने है। आप इकोनॉमी में आंकड़ों के साथ जिस दिन बात करना चाहेंगे उस दिन बात कर सकते हैं। ट्रिलियन कितने की है, क्या जीडीपी है, क्या महंगाई की दर कम हो रही है कि नहीं हो रही है, इस सब पर बातचीत की जा सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बिना आंकड़ों के आप आके कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आप आंकड़ों के साथ बात करिए कि कहां पर कितना है। हिमाचल में आते 3 रुपए बेड बढ़ गया ना, बढ़ गया, कोई चर्चा नहीं है ना, कोई जवाब नहीं है। जयराम रमेश जी बैठे हुए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से पूछो। ठीक है, चलिए सवाल। सर मेरा सवाल है आलोक जी से और समाजवादी पार्टी से। सर कांग्रेस आमंत्रित कर रही है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यूपी के बिना आप दिल्ली को फतह नहीं कर सकते। क्योंकि आप केसीआर का आमंत्रण पे चले जा रहे हैं तो मैसेज ये जा रहा है विपक्ष बटा हुआ है। और दूसरा सवाल ये है जेडीयू से, समाधान यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? आप अपने आप को प्रेजेंस कराना चाहते हैं 2024 में, मैं भी विपक्षी पार्टी के तौर पे एक जानता देखे। और तीसरा सवाल है बीजेपी से। सर आपके साथ जितने भी सहयोगी थे, चाहे वो अकाली दल हो चाहे महाराष्ट्र में, तो वहां पे तो आपका सहयोगी चले गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का थोड़ा सा सुर मिल रहा है, आगे आपकी चुनौती क्या होगी? सबके बदले तुम ही पूछ लोगे? चलो ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक पर्सन से है। सर राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो भारत टूटा हुआ था ही कब? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत जोड़ा था, क्या वो भारत जुड़ा नहीं था क्या उस टाइम, जो कि राहुल गांधी जी को ये कदम उठाना पड़ा? ठीक है, अब आप लोग अपना अपना सवाल याद कर चुके होंगे, इसके बाद मैं आप कर लूंगी, वेट कर लीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कि आज सामाजिक तरीके पर पूरी तरह से एक गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है उसको पाटने की आवश्यकता है। और भारत जोड़ो यात्रा की मेरे छोटे भाई ने शायद पूरी तरह से उसको पढ़ा नहीं कि वो किस वजह से है। केवल ज्योग्राफिकली नहीं होता है, और आज ज्योग्राफिकली भी, भौगोलिक आधार पर भी चाइना जिस तरह से जगह जगह घुसकर बैठ गया है हमारी जमीन पर, वो उसके खिलाफ भी बोलने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई बोल नहीं रहा है, ना कोई सवाल पूछता है। बीजेपी के सांसद जब पार्लियामेंट तक में कहते हैं कि वो अंदर घुस आया है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई आएगा, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। दूसरी बात, जहां तक बात है भारत जोड़ने की, आज हालत ये हो गई है कि सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर पूरे देश को इस तरह से बांटकर इन लोगों ने छोड़ दिया है। और बिना एकता के, बिना सौहार्द के, बिना सामाजिक सौहार्द के देश तरक्की नहीं कर सकता है। जहां तक बात अभी अवजिनेश भाई ने कही, इससे पहले कि आप आलोक जी आगे जाएं, एक बार यहाँ पर बच्चों से पूछ लें, आप में से कितने लोगों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इस देश में है? हाथ उठाइए। इधर से 1 2 3, इधर से 4 5 6 7 8, एक में दोनों उठा रखे, 8 लोग। 8 लोगों ने हाथ उठाया है आलोक जी, और ये सारे छात्र हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। एक रैंडम सैंपल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब कोई भी चीज है, कोई भी विषय, लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि 8 लोग जो हैं उनका भी महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके केवल एक ही संवैधानिक संस्था और एक ही विचारधारा रहे, मोनोपोली के आधार पर, जिसका नाम आरएसएस है, उसी के खिलाफ ये यात्रा है। 8 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 2 ही लोग समझते हो भारत में भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है, उनके मत की कीमत है और कीमत होनी चाहिए। ठीक है, सुधांशु जी। देखिए, जो प्रश्न हमसे पूछा गया था उसका उसका भी जवाब। आपके तो सारे बिछड़े सभी बारी बारी, अरे सब गए। देखिए, हम वो पार्टी हैं जिसने अपना बड़ा कद होते हुए अपने से छोटी पार्टियों को नेतृत्व दिया। यहां से प्रारंभ करता हूं। जब हमारी समता पार्टी से 95 में गठबंधन हुआ, 7 सीटें बिहार विधानसभा में समता पार्टी की, 42 हमारी। पूरे लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष हमारा। पहली बार जब नीतीश जी ने शपथ ली तो ज्यादा विधायक हमारे, मगर हमने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में हमने बसपा को साथ दिया, 176 विधायक हमारे, 67 उनके। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में हमने जेडीएस को बढ़ाया, 40 विधायक उनके, 84 हमारे, हमने उनका सीएम बनाया। मगर हमसे जो अलग हुआ
तो अब आप देख लीजिए, विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमसे अलग होने के बाद शिवसेना की सीटें ज्यादा या हमारी? हमसे अलग हुए अकाली दल कहां पे है? हमसे अलग हुए जेडीयू आज चौथे नंबर की पार्टी बिहार में। हमसे जो अलग हुआ और इनसे जो अलग हुआ, साथी तो छोड़िए, पार्टी के अंदर वाले, ये ममता बनर्जी तो आपकी पार्टी में थी, बाहर आई, हैसियत तो आपके साथ हैसियत खत्म। अरे आपकी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस तो आपके साथ रही है, जगन मोहन रेड्डी सबके साथ कांग्रेस बाहर निकले, हैसियत पे ला दिया आंध्र प्रदेश में। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस बाहर निकले, हैसियत पे ले आए, और जो बाहर गए उनकी हैसियत बन गई, मगर आपकी हैसियत कम होती चली गई। उसका कारण जानते क्या है? भारत जोड़ो की बात करते हैं। सनाब याद करिए, पिछले 25-30 साल इस भारत में क्या दौर चला है? जातियों में तोड़ के रखो। तो बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं 4 जातियों के नाम, परवल खा रहा हूं 4 जातियों के नाम, तो गुजरात में KHAM खाम 4 जातियों के नाम, तो हरियाणा में अजगर 4 जातियों के नाम, तो किसी में 4 जातियों को जूते मारने के नाम। कितना अच्छा लगता था टूटा हुआ भारत। क्षेत्रवाद में दौड़ के रखो, मराठी और बिहारी की लड़ाई, उत्तर भारतीय मराठी की लड़ाई, कितना अच्छा लगता मैं उत्तर देता। तमिल और हिंदी की लड़ाई, कितना अच्छा लगता था। अब काशी तमिल संगम हो रहा है, सिखों और हिंदुओं को अलग कर दो, लिंगायत को अलग कर दो, और इतना नहीं, भारत के गौरव के प्रतीक अगर अयोध्या में भगवान राम लला टूटे फूटे स्थान में छप्पर के नीचे बैठे हो तो वो अच्छा लगता था। काशी विश्वनाथ गलियों में होके जाओ तो वो अच्छा लगता था। वो बिखरा हुआ समाज, वो बिखरा हुआ भारत अच्छा लगता था, और बमों के धमाके, आतंकवाद से दहलता हुआ भारत अच्छा लगता था। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बनारस, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, वो भारत अच्छा लगता था। अब सब कुछ खत्म हो गया तो ये डर लगने लगा, क्योंकि जहां जहां भाषा, क्षेत्र, जाति के नाम पे बांटा, अब वो सब एक होने लगे तो डर लगने लगा। क्योंकि अब जानते हैं क्या हुआ? अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, इसलिए डर लगने लगा। मैं उत्तर देता हूं। बताइए, आपका भारत और उनका भारत बता दिया उन्होंने फर्क। छोटा सा जवाब, फिर सवाल है। बिल्कुल, देखिए, पहले शमशान कब्रिस्तान पे शायद इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगे होंगे। 80-20 की राजनीति करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जिन लोगों ने रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, उनको कैबिनेट में प्रमोशन मिल गई। किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जो कहते हैं गोली मारो, टक टक। आप हमसे बात कर रहे हैं। गुजर वर्सेस मीणा हमेशा आपने किया, मराठा वर्सेस नॉन मराठा आपने किया। अरे सुनिए ना भाई, सरकार किसकी थी? 2008 बीजेपी की सरकार थी। 2008 बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में पलट गई थी ना आपके दौर में। सरकार पलट गई थी, सरकार पलट गई थी। वसुंधरा जी सीएम थी। गुजरों को गोली से मारा गया था, तब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री। वो बैसला, देश की बात राजस्थान पाकिस्तान में है क्या? राजस्थान पाकिस्तान में है? अरे नहीं सर, यही गहलोत साहब जो अभी चला रहे हैं यही इंडिया में है। सुनिए जरा, सुनिए। मराठा वर्सेस गैर मराठा किसके टाइम पे हुआ सारा कुछ अड़ंगा? कल भी, अरे सुनिए ना, देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कल भी भोपाल के अंदर करणी सेना के लाखों लोग बैठे। 20 साल से सत्ता तो आपकी है कि नहीं है? आप कहेंगे सामाजिक सौहार्द की बात। बीजेपी जिसने पूरे देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं, आपने तो सबके साथ सरकार चलाई। केरल गए तो सोमालिया से तुलना, श्रीनगर गए तो ये बाप और बेटी और भाइयों बहनों मित्रों, और 2 महीने बाद सरकार बना ली। फिर यही हुआ था ना। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से उठकर आज का विषय होना चाहिए कि आज किस तरह के हालात हैं। आज हालत यह है कि जो आपका अखबार आता था एक रोजगार का, वो बंद होने के कगार पे है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार कहां है, किस क्षेत्र में रोजगार बढ़े, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से रोजगारों के लिए कितने आवेदन आ रहे हैं। एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए PhD लोग भाग रहे हैं। अग्निवीर, क्योंकि मोदी साहब ने कह दिया है कि वो उसको वापस नहीं लेंगे तो वापस नहीं लेंगे। 3600 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए 2014 के बाद। ये संसद में दिया गया उत्तर है। ये आप बार बार कहते हैं धमाके हो गए थे, बम हो गए थे। अरे इसी बात की तो रोटी खाई आप लोगों ने। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये पता है आपको? 350 किलो RDX कहां से आ गया, किसी को पता चला? आज तक शहीदों के घरों पे क्या होना चाहिए था वो हुआ पुलवामा वालों के। पुलवामा हुआ और 24 घंटे के बाद शुरू में पुलवामा के शहीदों को पीछे फोटो लगाकर वोट मांगी गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बीजेपी हमेशा मौत पर, खून पर, द्वेष पर, इसी पर राजनीति करती है। याद है मोदी जी 26/11 चल रहा था, हमारे जवान उन जो आतंकी थे उनको मार रहे थे।
मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनकी प्रवक्ताएं चूड़ियां लेकर बैठ गई थी प्रधानमंत्री के लिए। ये राजनीति का स्तर था। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, खून से सना हुआ पोस्टर दिल्ली की दीवारों पर लगाया था। कब तक वोट मांगोगे? 84 के दंगों के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर। हमने गलती भी मानी तब, अगर हमसे कोई गलती हुई। क्या 2002 के दंगों के लिए किसी ने गलती मानी? अरे जो 2002 के दंगे के तमाम आरोपी थे उनको टिकट देकर आपने विधानसभा में भेज दिया। आप फिर कहते हैं कि हम तो जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, 7 फोटोग्राफ अलग अलग जातियों के, ये भी मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी मुख्यमंत्री बनेगा। देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता मैं ओबीसी, मुझे वोट दे दो। फिर कहते हैं आप जातिवाद में मिटा रहे हैं। राष्ट्रपति हमने दलित बना दिया, पहले हमने आदिवासी बना दी, तमाम वोट मांग रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। आज हालात यह है कि माइनॉरिटी का एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए भी कहीं पर दिल्ली और अच्छी जगह पर एक कमरा चाहता है तो नहीं मिलता है। हरिद्वार जैसी जगह में कल पोस्टर लगे हुए हैं कि कोई मकान माइनॉरिटीज को नहीं बेचेगा, और आप कहते हैं कि हमने देश को जोड़ दिया। ठीक है, अब नीचे जी छोटा सा जवाब, 2 लाइन का सिर्फ। वाह, इतने बड़े जवाब। अरे सर, मुख्य विपक्षी पार्टियों को तो मौका दूंगी। वाह वाह, मुख्य कहाँ रह गई अब? कैसे नहीं रही सर? नंबर 2 की तो वही है ना। मैं एक सवाल, आपने भी कोई पार्टी मैं आपका एक सवाल, एक सेकंड, मैं ये तो कह सकता हूँ मेरी पार्टी ना हो, लेकिन उसको मुख्य कहना तो जरूरी नहीं मेरे लिए। दूसरी तो एक नंबर बात पे वही आपने है। कहा कि अरे प्रभु, व्हाट इज योर पॉइंट? एनडीए से बाकी लोग छोड़ गए, बाकी लोग छोड़ने के सब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो तमाम पार्टियों वाले भाजपा के अंदर बैठे हुए, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ, इसलिए कोई बाहर नहीं हुआ। सारे धुल जाते हैं जैसे बीजेपी में आते हैं। एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कल मैं कह रहा हूँ एक दिन के अंदर चले कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आप ईडी सीबीआई मुझे दे दो, आरएसएस के तमाम लोगों को बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन मेरा सवाल आपसे है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, आतंकवाद फैलाती है, तो क्या उनमें हिम्मत है कि वो कुरान और बाइबल के ऐसे बोल दें? जवाब दीजिए। और दूसरा, बैठे चलिए, एक एक सवाल ना, बहुत सारे लोग हैं, नहीं उनको जवाब देने दीजिए। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि वो बयान ठीक नहीं है, और हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान पूर्वक इस देश में आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि क्या वो उनको ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है। नहीं, एक धर्म का अपमान करना उन्माद फैलाना नहीं है। कोई एक व्यक्ति अपनी समझ और प्रतिक्रिया में कहीं कोई बात वो एक व्यक्ति नहीं है, हम उसका प्रतिकार करते हैं। बिहार का, फिर से बताऊं, हम उनसे सहमत नहीं है, ठीक है, और वो बयान उनको नहीं देना चाहिए। कभी कभी किसी विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में कोई बात कर गया, हम लोग इस देश में अगर लगा लेंगे, इस देश में यदि इतना इस देश का बच्चे का प्रश्न बिल्कुल प्रश्न सुना, इतना कमजोर नहीं है समाज की कोई व्यक्ति नफरत फैलाना चाहेगा और फैल जाएगा। तोड़ने की बात नहीं हुआ है। नहीं, वो भी भारतीय जनता हैं। नहीं, आप समझिए, आपकी बोली वैसी ही रह गई, अलग हो गई, बोली वैसी नफरत रह हम नहीं फैलाए। मानस पर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की, उससे सहमत नहीं है। जो टिप्पणी भ्रामक है उससे सहमत नहीं है। शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का ये है, ये किसी टीवी डिबेट में नहीं बताया जा सकता कि कौन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। उनका विशेषाधिकार है, उनका विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। आप उसको छोड़ दीजिए। अगला सवाल, आपकी मजबूरी हम समझते हैं सर। आपने कहा कि माइनॉरिटी के बच्चों को कमरा तक नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में इस यात्रा की क्या जरूरत है? बल्कि आप एजुकेशन पॉलिसी पे वर्क कर सकते हैं, विमेन सेफ्टी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और जिन लोगों को कमरा नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार जिनकी है वही तो एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए 3 साल हो गए, लेकिन सरकार पकौड़े तल रही है, अभी तक लागू नहीं हुई है वो। हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। मेरा सवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अब देखिए सर, अच्छी बात है ना, आप देख रहे सारे स्टूडेंट्स आए हैं और ये अभी भी आप ही से प्रश्न कर रहे हैं। उम्मीद ही कांग्रेस से है कि कांग्रेस का प्रवक्ता ही सच बोल के कोई जवाब देगा, रास्ता दिखाएगा। भाजपा से क्या करे, रोज छोड़ते रहते लंबी 15 लाख आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 पता नहीं क्या क्या होगा, रोज बोलते रहते हैं। इनको कौन सुनना बंद कर दिया लोगों ने। सुधांशु जी से एक पॉइंट में क्लैरिफाई कर दूं, भारत को विभाजन करने वाली बात, जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। 2 सितंबर 46 को नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। माउंटबेटन वायसराय थे, जैसे राष्ट्रपति होता है, पहले और नेहरू जी प्रधानमंत्री में 46 सुनिए, प्रस्ताव पारित हुआ है जब, और भारत के डिवीजन का जब जून 47 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसको बाकायदा पारित किया है कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि इस यात्रा से राहुल गांधी कितने भारतीयों को जोड़ पाए हैं और क्या ये यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवा पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यात्रा नहीं है। और अगर आज तक के शो में, अंजना जी के शो में भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दों पर नहीं हो रही है, तो बीजेपी ड्रेस करती है रोज, तो समझ लीजिए भारत जोड़ो यात्रा सफल है। क्या बात? आपका यही पैमाना है? नहीं, पैमाना एक ही है। पैमाना एक मैं कह रहा हूं, ये पैमाना है। ज्ञान व्यापी पे 500 डिबेट होंगी, लेकिन सुने ना, कांग्रेस से एक लाइन कह दूं, अगर आलोक जी ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। आलोक जी एक लाइन कह दूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कहां बनना, वो तो बोल चुके हैं। नहीं, इस यात्रा का मकसद नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कौन बनेगा कौन नहीं, जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन तय करेगी। सुनिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं बने, वो राहुल गांधी को तो मैंने मार दिया, अब ये दूसरा राहुल गांधी है। और आपने देखा भारत जोड़ो कैसा बेबसी का है, तो इनके लिए जानते हैं कैसे कहते हैं, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। छोटा सा उत्तर दे दूं, भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा हाल हो गया है कि लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और मैं भी जो लाली जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं चला और सबको हो गए लाल। आज भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को किस तरह से पूरा दिन और रात किस तरह से परेशान कर रही है, यह आज इसके शो में पूरी तरह से पता चल गया लोगों को। सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या मोदी से भारत तोड़ो यात्रा है? मोदी से, अच्छा मोदी विरोधी। तोड़ने की तो भारत जोड़ो शब्द है भाई, उसमें तोड़ने का तो है ही नहीं, तोड़ने का काम तो इनके पास। सर, आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गर्दन बजाए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत? बिल्कुल। देखिए, कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता मैं। सब साथ थे, और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे। लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उसके बावजूद गंगा का किनारा लाशों से पट गया, और उसके बावजूद आज सरकार कहती है कि अगर किसी की मौत वैक्सीन लेने से होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं। और उसी के बाद यह हुआ कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और उसी के बाद यह हुआ कि 700 किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठकर शहीद हुए, उसको सुनने वाला कोई नहीं रहा। दुनिया में हम दूसरे नंबर के बड़े देश हैं, सफल वैक्सीनेशन हुआ। चाइना में क्या स्थिति देख लीजिए और हमारी क्या स्थिति। और फैक्ट के साथ बोलता हूं, कोविड को मोविड किसने बोला? पूरी दुनिया में कोई विपक्षी दल है जिसने कोविड को मोविड बोला हो? और अप्रैल 2021 में जब सेकेंड वेव चरम पे थी, तो दोनों भाई बहनों ने ट्वीट किया हुआ है कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। बीच में नहीं। आलोक जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। मिस्टर शर्मा नहीं, मैं आपको मौका दूं। नहीं, बीच में नहीं। अब मैं जवाब ले लूंगी। सुनिए, मेरा प्रॉमिस है। जो वैक्सीन था, इन्होंने कहा बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 21 तक भारत छोड़िए, दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन ही नहीं बना था, और उसके बावजूद इस ढंग का दुष्प्रचार करना यह दर्शाता है। और इनको बड़ा लगता है थाली बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। छोटा सा जवाब देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया कि पूरे राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ आकर जुड़े और देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो, वैसे ही मोदी जी ने उस समय थाली और दिए को एक प्रतीक बनाया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरा राष्ट्र खड़ा हो। हौसला, उन्होंने कहा था कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। वो लोग मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, वो वाले मंत्री हैं आज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये भी हुआ कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए, लेकिन बाद में तनख्वाहें नहीं दी गई। उन्होंने धरने और प्रदर्शन किए। एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने 2.5 महीने तक जिस तरह से वहां पर धरने और प्रदर्शन किए वो भी देखा। जितने कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर लगाए गए सब हटा दिए गए। केवल थाली बजाने से, दिया देने से, दिया जला लेने से और केवल भाषण दे देने से देश चलता होता तो भूखमरी के इंडेक्स पे हम नीचे नहीं गिरते, बेरोजगारी में भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। अरे भाई सुनिए, भूखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान से तुलना करने लग गए हैं अब ये लोग। आज हालत हमारी ये है कि पाकिस्तान से तुलना करने लगे। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इनको पाकिस्तान बहुत आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को घसीट कर लेकर आए। मैंने केवल ये कहा कि भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे गिर गए। मुझसे शुरू में एक सवाल पूछा था एक भाई ने,
आप भी भूल गई शायद हाँ। कि जब राहुल गांधी बुला रहे हैं तो आप जा क्यों नहीं रहे? तो उस भाई की सलाह यही तो पूरी बहस थी। उस भाई के परामर्श पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और कुछ पॉजिटिव निर्णय लेंगे। सुनिए, ठीक है। दूसरी बात, बाबू सुनेंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं भाटी साहब आज? नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। एक बार हाथ मिलाया था उन्होंने, देख लिया क्या हो गया जी। एक बार हाथ मिलाया था चुनाव में, देखा क्या हुआ? वो तो फिर हम अतीत में बहुत किस्से बता देंगे इस तरह तो के। सब बहुतों से हाथ लेकिन एक बात उनका यही हाल हुआ है। सुधांशु जी ने कही थी, बहुत जिम्मेदारी के साथ बड़ी प्रशंसा की अपनी पार्टी की, कि हमने जिनके थोड़े थोड़े विधायक थे उनकी भी सरकारें बनवाई, और प्रशंसा कर देते, कम पड़े तो खरीद के लेके आए। बिल्कुल, अपना सीएम नहीं खरीदे भी विधायक, दूसरों और ऐसे राज्य में भी बनाई जहां एक भी विधायक नहीं था बीजेपी का, और गोवा में भी बनाई जहां 12 विधायक थे कुल। तो प्रशंसा पूरी करे करो जब करने पे आते हो। अब इनको जवाब दे दूं, गोवा में जानते क्या हुआ था? इनसे पूछिए, कभी दावा किया था जाके? अरे भाई, आपने गवर्नर के पास दावा नहीं किया, यानी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कॉपी सबमिट नहीं करेंगे और कहेंगे मुझे पास घोषित कर दिया जाए, चूंकि मेरे को सारे प्रश्न आते थे। उत्तर दे देता हूं। और सुनिए, राहुल गांधी जी के साथ जानते क्यों नहीं आ रहे? भाई अखिलेश जी उनसे बहुत दूर निकल चुके हैं, ममता जी बहुत दूर हैं, सब क्षेत्रीय नेता बहुत दूर हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। सर, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ही है, 5 ऑब्जेक्टिव बता दीजिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा ने अचीव कर ली है, प्लीज। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत जोड़ने का जो हमारा उद्देश्य था कि जनता तक हम जुड़ें, जनता की भावनाओं को समझें। दूसरा उद्देश्य हमारा था कि तमाम लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ें और देश की भावना को समझें कि वर्तमान में किस तरह से केवल 2 लोगों ने मोनोपोलिस्टिक पूरी अप्रोच के साथ पूरे देश की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। तीसरा फिर कह रहा हूं मैं कि जिस तरह से सामाजिक विद्वेष और जिस तरह से चाइना घुस रहा है, तमाम ये मुद्दे थे जिनको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जनता तक नहीं पहुंचा रहा था, हम सफल रहे। अच्छा अच्छा, आपका काउंटर सवाल नहीं आएगा? कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में सिर्फ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य में सफल रही। उसने सारे विपक्ष के लोगों को हैसियत दिखा दी, विपक्ष के लोगों को हैसियत दिखा दी, और सारे विपक्ष वाले घबराकर उनसे दूर हो गए। और जहां तक भारत जोड़ने की बात है, तो वास्तविकता में एक भारत श्रेष्ठ भारत आज वास्तविकता में उभर कर सामने आ रहा है। 21वीं सदी में भारत नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ एक बात बता दूं, ये बताइए, अभी सर्वे आया ना कि हम लोग तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल होल्ड करने वाले कंट्री हो गए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास तौर पर आप लोगों का तालियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।